कोर्स वर्क के आयोजन में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज लोहाघाट चंपावत एवं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भतरोज खान अल्मोड़ा का विशेष सहयोग मिल रहा है। अतः उक्त दोनों संस्थाओं के पदाधिकारियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। श्रद्धेयः कुलपति महोदयः प्रोफेसर NS भंडारी महोदयः अथ च अस्य कार्यक्रमस्य नोडल अधिकारी प्रोफेसर संगीता गुप्ता महोदया एवं च अस्य कार्यक्रमस्य समन्वयकः डॉक्टर शैलेन्द्र कुमार महोदयः अथ च शोधार्थिनः अहं समेषां विदुषीणां च हार्दं पौनः पुन्येन च स्वागतं व्याहरामि। अस्य सत्रस्य मुख्य विषयः वर्तते संस्कृतवाङ्मये शोधस्य स्वरूपं तस्योपकरणानि च, अर्थात संस्कृत वाङ्मय में शोध का स्वरूप और उसके उपकरण। तो बीच बीच में कुछ संस्कृत के कोटेशन और मुख्य रूप से मैं हिंदी में इस विषय पर अपने विचारों को प्रकट करूंगा। और इस विषय को प्रारंभ करने से पूर्व मैं जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, हिंदी या राजनीति विज्ञान या ह्यूमैनिटीज के जितने भी विभाग हैं, उनसे जुड़े हुए जो शोधार्थी हैं, उनसे भी एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यद्यपि यह संस्कृत से जुड़ा हुआ विषय है, तथापि इसमें ऐसे कई पक्षों को रखने का मैंने प्रयास किया है जो आपके लिए भी लाभप्रद होंगे और आप लोगों को भी शोध के दिशा में शोध करने की दिशा में एक नवीन पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करेंगे। तो प्रिय मित्रों, आज हमारा विषय है संस्कृत वाङ्मय में शोध का स्वरूप और उसके उपकरण। स्लाइड आगे बढ़ा दीजिए। तो यह जो आज का सत्र है, इस सत्र में हम बात करेंगे सबसे पहले इस विषय की प्रस्तावना पर, उसके बाद संस्कृत वाङ्मय का विस्तृत क्षेत्र क्या है उस पर हम विचार करेंगे। उसके बाद संस्कृत में शोध कार्य हेतु आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, जिनको हम शोधोपकरण भी कहेंगे, उस पर विचार करेंगे। उसके बाद शोधार्थियों के लिए प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से संभव होंगे, उनको भी हम विचार करेंगे। और वर्तमान में शोधार्थियों के लिए शोध के संभावित जो विषय हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे और अंत में उपसंहार के साथ आज के इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। स्लाइड आगे बढ़ा दीजिए। तो पहला हमारा बिंदु है प्रस्तावना। संस्कृत वाङ्मय है तो सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि संस्कृत जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है। अर्थ को जानने के लिए हम इसकी व्युत्पत्ति पर थोड़ी सामान्य चर्चा करते हैं। तो सम उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय करणीय धातु है और उसमें त प्रत्यय हुआ है। त प्रत्यय होने के बाद हम सुट का आगम करते हैं तो हमारे पास स्थिति बनती है सम धन स धन क्री धन त। अब यहाँ पर पहले हमने ऊपर अनुबंधों का लोप किया तो स्थिति बनी थी सम स क्री और त। अब यहाँ पर हम प्रातिपदिक संज्ञा और विभक्तियों का निर्देश करते हैं तो शब्द बनता है संस्कृतम, जिसका अर्थ है शुद्ध एवं परिष्कृत भाषा। तो यह स्पष्ट हो गया कि संस्कृत जो भाषा है वह शुद्ध एवं परिष्कृत भाषा है। और यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जो संस्कृत भाषा है यह भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है और विद्वानों ने संस्कृत भाषा को विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा के रूप में गिना है। और यह भी विद्वानों ने माना है कि संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। तो यह तो रहा संस्कृत के बारे में।
अब हम बात करते हैं कि संस्कृत जो साहित्य है उसके अंतर्गत जो शोध आजकल हो रहे हैं या जो पुराने शोध हुए हैं उनका क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहला आता है क्रिटिकल एडिशन, आलोचनात्मक अध्ययन। क्रिटिकल एडिशन तैयार करना। प्रिय मित्रों, क्रिटिकल एडिशन तैयार करना संस्कृत साहित्य में, संस्कृत शोध में एक श्रेष्ठ शोध माना जाता है। यह अपेक्षाकृत परिश्रम और यह परिश्रम इसमें श्रमसाध्य है, इसमें परिश्रम अधिक लगता है और साथ में समय भी बहुत लगता है और इसमें धन का व्यय भी बहुत होता है। इसलिए इस शोध क्षेत्र को कठिन माना जाता है, लेकिन यह सबसे आवश्यक शोध क्षेत्र है क्रिटिकल एडिशन तैयार करना। अब हमको यहाँ पर यह जानना चाहिए कि क्रिटिकल एडिशन तैयार क्यों किए जाते हैं। तो क्रिटिकल एडिशन तैयार करने के पीछे एक तथ्य यह छुपा है कि कोई भी ग्रंथ जिसके अनेक संस्करण हमको मिलते हैं और अनेक संस्करणों में अनेक पाठ मिलते हैं, मतलब शब्द या वाक्य अलग अलग मिल रहे हैं। एक ही किताब है जिसमें बहुत सारे हमको पाठ मिल रहे हैं, तो उन पाठों को देखते हुए हम यह निश्चित नहीं कर पाते हैं कि लेखक का जो मूल कथ्य होगा, मूल शब्द होगा, वह क्या होगा। तो उसके लिए हम क्रिटिकल एडिशन तैयार करते हैं। इस अध्ययन के अंतर्गत हम बहिरंग और अंतरंग प्रमाणों को आधार मानकर ऐतिहासिक अध्ययन कर लेखक के मूल पाठ तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और यह जो एडिशन होता है वह विद्वानों के सम्मुख एक प्रमाण होता है, इसलिए यह अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जो लोग शोध कर रहे हैं वह जो पाद टिप्पणी देते हैं, फुटनोट या संदर्भ ग्रंथ सूची देते हैं, उनमें विद्वान लोग अपेक्षा यह करते हैं कि वह क्रिटिकल एडिशन की ही पाद टिप्पणी, फुटनोट और संदर्भ ग्रंथ सूची दें, तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। दूसरा हमारा शोध का क्षेत्र है समालोचनात्मक अध्ययन। समालोचना का अर्थ है विषय के गुण और दोषों का विवेचन करते हुए निष्कर्ष तक पहुंचना। जैसे एक शोध जो हुआ है, पाणिनीय प्रक्रिया शिक्षण की आधुनिक प्रविधियां, एक समालोचनात्मक अध्ययन। यह अध्ययन मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में किया था, जो 2018 में संपन्न हुआ। इस अध्ययन के अंतर्गत हमने पाणिनीय प्रक्रिया शिक्षण की जो आधुनिक प्रविधियां हैं, उन प्रविधियों के दोषों का और गुणों का विवेचन करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि वर्तमान काल में पाणिनीय प्रक्रिया शिक्षण को समझने के लिए कौन सी शिक्षण प्रविधि अधिक आवश्यक है, अधिक सरल है और श्रेष्ठतर है। तीसरा है हमारा तुलनात्मक अध्ययन। संस्कृत के क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन बहुत अधिक मात्रा में हुए हैं और अपेक्षाकृत यह सरल शोध कार्य है, क्योंकि इसमें किन्हीं दो ग्रंथों या दो तथ्यों या दो विचारों या दो से अधिक भी हो सकते हैं, उनकी हम तुलना करते हैं। जैसे एक तुलनात्मक अध्ययन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यह दिल्ली विश्वविद्यालय से हुआ है। इसका शीर्षक है भास्कर वेदांत और रामानुज वेदांत का तुलनात्मक अध्ययन। यह कार्य किया गया श्री विपिन चंद्र शर्मा, जो अल्मोड़ा के रहने वाले थे। इन्होंने यह शोध कार्य किया है और 2020 में यह संपन्न हुआ। इसमें इन्होंने भास्कर वेदांत और रामानुज वेदांत के ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और प्रमाण मीमांसा और भी अन्य चीजों को आधार बना करके तुलनात्मक अध्ययन किया और एक निष्कर्ष तक पहुंचने का कार्य किया कि इन दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या इनमें अंतर हैं और कौन सा श्रेयस्कर है, किस दृष्टिकोण से। तीसरा जो क्षेत्र है वह है भाषा शास्त्रीय अध्ययन। भाषा शास्त्रीय अध्ययन मतलब भाषा शास्त्र के आलोक में जो अध्ययन या शोध कार्य किए जाते हैं उनको हम भाषा शास्त्रीय अध्ययन कहते हैं। जैसे एक अध्ययन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।
यह लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दयाल सिंह पवार जी ने किया है। इसका शीर्षक था आचार्य हेमचंद्र सूरी प्रणीत द्वयाश्रय महाकाव्यों का भाषा शास्त्रीय अध्ययन। इसमें उन्होंने ध्वनि, वर्ण, वाक्य, पद, पदांशों को आधार बना करके इस जो द्वयाश्रय महाकाव्य हैं इनका भाषा शास्त्रीय अध्ययन किया था। इसके बाद आता है काव्य शास्त्रीय अध्ययन। काव्य के जो तत्व हैं रस, छंद, अलंकार और भी हो सकते हैं, ध्वनि है, रीति है और इत्यादि जो काव्य शास्त्र के तत्व हैं उन तत्वों को आधार मान करके जो अध्ययन किए जाते हैं उनको हम काव्य शास्त्रीय अध्ययन कहते हैं। काव्य शास्त्रीय अध्ययन महाकाव्यों के या नाटकों का या खंड काव्यों का या कथा साहित्य का या नीति काव्यों का या लोक कथाओं का किया जाता है। ऐसे ही एक इससे मिलता जुलता एक शोध का क्षेत्र है जिसको बोलते हैं नाट्य शास्त्रीय अध्ययन, अर्थात नाट्य शास्त्र के तत्वों के आधार पर किसी ग्रंथ का अध्ययन करना। काव्य शास्त्र और नाट्य शास्त्रीय अध्ययन दोनों समान समान जैसे ही हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी है। इसके बाद आता है भौगोलिक अध्ययन, यानी भूगोल शास्त्र के आलोक में जो अध्ययन किए जाते हैं उनको हम भौगोलिक अध्ययन कहते हैं। जैसे महाकवि कालिदास के मेघदूत का भौगोलिक अध्ययन। इसमें जो अध्ययन होता है वह है महाकवि कालिदास ने अपने मेघदूतम में जो भूगोल का चित्रण किया है वो वास्तविक भूगोल के साथ वास्तविक भूगोल के आलोक में अध्ययन करना भौगोलिक अध्ययन कहलाता है। ऐसे ही सांस्कृतिक अध्ययन है। सांस्कृतिक अध्ययन में संस्कृति को हमको जानना चाहिए। संस्कृति का अर्थ होता है हमारी सभ्यता, अर्थात खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, भाषा से संबंधित जो मुख्य विचारधारा है उस विचारधारा को आधार बना करके जो अध्ययन किया जाता है उसे हम सांस्कृतिक अध्ययन कहते हैं। ऐसे ही एक क्षेत्र है शोध का, वह है पर्यालोचन। पर्यालोचन का अर्थ होता है परितः आलोचनम इति पर्यालोचनम, अर्थात किसी विषय के चारों ओर इसकी आलोचना। आलोचना का अर्थ है गुण और दोषों का विवेचन करना। किसी विषय का हम जब आलोचना करते हैं, गुण दोषों का विवेचन करते हैं तो उसको पर्यालोचन भी कहते हैं। अंत एक और मैं आपके सामने शोध का क्षेत्र प्रस्तुत कर रहा हूं, वह है अनुशीलन। अनुशीलन भी बहुत सारे होते हैं। अनुशीलन का अर्थ होता है अध्ययन करना। जैसे एक दिल्ली में हुआ है पाणिनी व्याकरण का, नहीं ये बनारस काशी से हुआ था पाणिनी व्याकरण का अनुशीलन। यह रमाशंकर भट्टाचार्य जी का एक बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ है, अनुसंधान है, वह भी देखने योग्य है। तो यह मैंने कुछ आपके सामने शोध के संस्कृत साहित्य में जो शोध के क्षेत्र हैं वह प्रस्तुत करने का प्रयास किया। स्लाइड आगे बढ़ा दीजिए सर। एक्सक्यूज मी सर। सर नमस्कार सर। हाँ सर नमस्कार सर। अभी सर हमें सर जो ये हमने अध्ययन के हमने सर जो क्षेत्र पढ़े सर, इसमें सर जो पहला वाला सर आलोचनात्मक अध्ययन और दूसरा है सर समालोचनात्मक अध्ययन और जो सेकंड लास्ट है सर वैसे कि पर्यालोचन। तो पहला वाला स्लाइड खोल दीजिए, पहली स्लाइड खोल दीजिए। हाँ जी आप बताएं सर। जो पहला वाला सर हमारा सर जो अध्ययन था सर वो था सर कि आलोचनात्मक अध्ययन और दूसरा था सर समालोचनात्मक अध्ययन और सेकंड लास्ट है सर कि पर्यालोचन। तो इनमें एक बार अंतर एक बार सर स्पष्ट कर देंगे सर। इसको मैं अशोक कुमार जी मैं एक बार अपनी बातों को पूरी कह दूं, उसके बाद अंत में बोल दूंगा। ओके सर। ओके ठीक है, क्योंकि फिर वो रिदम टूट जाता है। ओके थैंक यू सर। ठीक, स्लाइड आगे बढ़ा दीजिए। अब हमारा दूसरा जो विषय है वह है संस्कृत वाङ्मय का विस्तृत क्षेत्र।
जब हम शोध कार्य करते हैं तो प्रश्न हमें कर रहा है, बस हो गया, सुनिए। क्षेत्र को एक क्षेत्र का चयन करना होता है जिससे कि हम अपने शोध कार्य को कर सकें, क्योंकि संस्कृत एक विशाल क्षेत्र है जिसमें वैदिक साहित्य से लेकर अर्थात ऋग्वेद से लेकर के आज तक संस्कृत में लेखन कार्य चल रहा है, साहित्य का सृजन हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में यह निश्चित हो जाता है कि हम कौन से क्षेत्र को लें। तो इसलिए आपके सामने संस्कृत वाङ्मय का विस्तृत क्षेत्र एक सामान्य परिचय में प्रस्तुत कर रहा हूं। सभी जो संस्कृत के शोधार्थी हैं वह इन किसी भी एक क्षेत्र में एक टॉपिक पर अपनी नजर को गड़ाएं, अपने क्षेत्र का चयन करें, वहां किसी टॉपिक को लें, तभी वो एक शोध कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो संस्कृत वाङ्मय को सर्वप्रथम दो भागों में बांटा जाता है, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले आता है मंत्र संहिता भाग कहते हैं इसको। इसमें 4 संहिताएं मुख्य हैं, ऋक् संहिता, यजुः संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। और इन संहिताओं के भी बहुत सारे भाग हैं, अंदर बहुत सारे इनमें प्रकरण हैं, मंडल हैं, सूक्त हैं, देवताओं का वर्णन है, विषयों का वर्णन है। तो हम किसी भी विषय को या किसी भी टॉपिक को ले सकते हैं अपने शोध कार्य के लिए। इन्हीं को हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में जानते हैं। यजुर्वेद में 2 भाग फिर होते हैं, शुक्ल और कृष्ण। दूसरा भाग है ब्राह्मण साहित्य का। ब्राह्मण का अर्थ है जो ये संहिताएं हैं इनकी व्याख्या ग्रंथ, उनमें ब्राह्मण साहित्य आता है। उसके बाद क्रम आता है आरण्यक साहित्य का और उसके बाद आता है उपनिषद साहित्य का। उपनिषद साहित्य में भी मुख्य रूप से 10 उपनिषद हैं जिनका नाम मैंने आपके सामने लिखा है। ईसकेन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तरिहि ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम दश। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं क्योंकि यह वेद का अंतिम भाग है। इसके बाद एक शोध का क्षेत्र है भाष्य ग्रंथ। ये यानी कि जो ऋग संहिता है, यजुः संहिता है, साम संहिता है, अथर्व संहिता है, इन संहिताओं के भाष्य लिखे गए हैं। उन भाष्यों को आधार बना करके भी शोध कार्य हुए हैं और हो भी रहे हैं। तो उनमें एक प्रमुख है सायण भाष्य, और भी बहुत सारे भाष्य हैं, उपट भाष्य है, स्कंद स्वामी का भाष्य है, आप उस क्षेत्र को भी देख सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वैदिक साहित्य का, वह है वैदिक काल निर्धारण। यह वैदिक काल निर्धारण भी क्रिटिकल एडिशन तैयार करने जैसा कठिन और दुष्कर कार्य है, क्योंकि वेदों के काल के संबंध में हमें कोई प्रमाण नहीं मिलते। हमको अंतरंग और बहिरंग और ऐतिहासिक, भाषा वैज्ञानिक इन दृष्टिकोणों को आधार बना करके काल निर्धारण का कार्य करना होता है, लेकिन इसमें विद्वान एकमत नहीं है। और वैदिक काल निर्धारण जो भी हरियाणा संस्कृत विश्वविद्यालय के, वो इसमें कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और कई उन्होंने सेमिनार भी इसमें किए हैं। अगला एक क्षेत्र है वैदिक देवता। वैदिक देवताओं में जैसे अग्नि है, इंद्र है, रुद्र है, वरुण है, आपह है, ये बहुत सारे देवता हैं। उन देवताओं को आधार बना करके भी शोध कार्य हुए हैं और अभी भी इसमें संभावनाएं हैं। स्लाइड आगे बढ़ा दीजिए। अब हम चलते हैं वेदांग। वेदांग भी एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है वैदिक साहित्य का। इसके 6 अंग हैं। पहला अंग है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, अगला निरुक्त है, फिर छंद है और अंत में है ज्योतिष। शिक्षा जैसे याज्ञवल्क्य की शिक्षा है, पाणिनि शिक्षा है, ये बहुत सारी शिक्षा ग्रंथ हैं। इन शिक्षा ग्रंथों को आधार बना करके भी शोध कार्य किया जा सकता है। शिक्षा का अर्थ जो है वह है स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र विधीयते सा शिक्षा, अर्थात ऐसे ग्रंथ जहाँ स्वर, वर्ण, बल, साम, संधान इनका अध्ययन किया जाता है, उसको हम शिक्षा ग्रंथ कहते हैं। पाणिनि शिक्षा बहुत प्रसिद्ध है जिसमें चतुष्षष्टि मंत्र हैं, यानी 64 मंत्र हैं, और उसमें उन्होंने बहुत सारे बताए हैं कि कैसे स्वरों का वर्ण उच्चारण होना चाहिए, कौन सा कब यानी किस महाराष्ट्र में इस अक्षर को कैसे बोलते हैं,
और उत्तर में कैसे बोलते हैं, पूर्व में कैसे बोलते हैं। इसमें शिक्षा जो क्षेत्र है यह बहुत महत्वपूर्ण है। कल्प जो है, कल्प का अर्थ होता है कल्पो नाम वेद विहिता नाम वर्णानाम आनुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम। इसके अंदर 4 भाग हैं, शुल्प सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और एक और है। 4 इसके अंतर्गत आते हैं, धर्म सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र, शुल्प सूत्र और एक और आता है, याद नहीं आ पा रहा है अभी। तो इनको आधार बना करके भी बहुत सारे शोध हुए हैं और इनको अभी भी हम शोध कार्य कर सकते हैं। व्याकरण जो शास्त्र है वह बहुत महत्वपूर्ण है। व्याकरण को अगर हम देखें तो व्याकरण में लगभग 3000 शोध कार्य हो चुके हैं इस छोटे से टॉपिक को लेकर के, व्याकरण को लेकर के। इसकी जानकारी हमें मिलती है रिसेंट रिसर्चेज इन पाणिनियन स्टडीज। यह मोतीलाल बनारसीदास से प्रकाशित है सन 1919 में किताब। इसके लेखक जर्मन के विद्वान हैं जॉर्ज कार्डोना। इन्होंने इन जॉर्ज कार्डोना जो विद्वान हैं इनको आधुनिक पाणिनि भी कहते हैं और इन्होंने यह अध्ययन किया है और इन्होंने यह बताया है कि लगभग इसमें 3000 से अधिक शोध कार्य हुए हैं और जो प्रमुख शोध कार्य हैं उनका जिक्र इन्होंने अपनी किताब रिसेंट रिसर्चेज इन पाणिनियन स्टडीज में किया है। ऐसे ही वेदांग एक निरुक्त है जो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह याश के द्वारा विरचित है। निघंटु जो शब्दकोश है वैदिक, उसकी यह व्याख्या है। इसको भी आधार बना करके शोध कार्य हम कर सकते हैं। ऐसे ही छंद जो है, छंदः पादौ तु वेदस्य, ऐसा कहते हैं, छंद को आधार बना करके भी हम शोध कार्य कर सकते हैं। ऐसे ही ज्योतिष जो है, ज्योतिष एक अपने आप में स्वतंत्र डिपार्टमेंट है संस्कृत का। इसके अंतर्गत भी बहुत सारे शोध कार्य हुए हैं और इसके 2 विभाग हैं, सिद्धांत ज्योतिष और फलित ज्योतिष। तो हम इस क्षेत्र को भी अपना शोध का आधार बना सकते हैं, शोध का क्षेत्र बना सकते हैं। स्लाइड आगे बढ़ा दीजिए। तो इस प्रकार अब हम आते हैं लौकिक साहित्य में। मैं प्रिय मित्रों आप लोगों को इसलिए सब बताना चाह रहा हूं कि आप अपना पहले क्षेत्र डिसाइड करें, क्षेत्र का निर्धारण करें कि मैं वैदिक क्षेत्र में काम करूंगा या लौकिक क्षेत्र में काम करूंगी, या इस ग्रंथ को आधार, मेरा रुचि इस ग्रंथ में है, काव्य शास्त्र में है या भाषा शास्त्र में है या नाट्य शास्त्र में है या आलोचना में है या समालोचना में है या क्षेत्र अध्ययन में है। क्षेत्र अध्ययन भी होता है, उसके बारे में भी मैं आगे चर्चा करूंगा। लौकिक साहित्य में रामायण आता है। अब रामायण जो है, रामायण का जो अध्ययन हुआ है बहुत व्यापक स्तर पर, इसमें बहुत सारे शोध कार्य हुए हैं। इसका जो क्रिटिकल एडिशन तैयार हुआ था वह 1951 से लेकर के 1975 तक द ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ बड़ौदा ने किया था। वहां इसका नाम रखा था इन्होंने अ क्रिटिकल एडिशन ऑफ द वाल्मीकि रामायण। यह क्रिटिकल एडिशन तैयार हुआ है और उसमें कई विद्वानों ने लगभग 24-25 वर्ष तक अध्ययन किया और वाल्मीकि के जो मूल कथ्य है, मूल पाठ है, वहां तक पहुंचने का प्रयास किया। रामायण में 7 कांड हैं, किसी भी कांड को लेकर के आप अपना विषय चुन सकते हैं। ऐसे ही महाभारत है, महाभारत में 18 पर्व हैं, आदि सभा, वन विराट, उद्योग विराट, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, शौप्तिक, स्त्री, शांति, ऐसे बहुत सारे 18 पर्व हैं। उन पर्वों को आधार बना करके भी किसी एक पर्व पर आप अपना विषय का चयन कर सकते हैं। और महाभारत जो इसका क्रिटिकल एडिशन तैयार किया था, यह 1967 में इसका एडिशन तैयार किया द भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना। यह बहुत बड़ा रिसर्च था और इसमें 19 भाग हैं, वॉल्यूम हैं और 15,000 लगभग पृष्ठ हैं। ऐसे ही हम पुराण साहित्य को लेकर के जो 18 पुराण हैं, उप पुराण हैं, उनको आधार बना भी शोध कार्य कर सकते हैं। उसके बाद महाकवि कालिदास, महाकवि अश्वघोष, महाकवि भारवी, महाकवि कुमारदास, महाकवि माघ, रत्नाकर, क्षेमेंद्र, हर्ष, विल्हण, महाकवि भास, महाकवि दंडी, महाकवि बाणभट्ट, इन सब किसी भी महाकवि को लेकर के हम अपना शोध का क्षेत्र चुन सकते हैं। और यह भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इन महाकवियों पर अनेक शोध कार्य हो चुके हैं और अनेक शोधों की संभावना भी बनी है। आगे बढ़ा दीजिए स्लाइड। इस प्रकार हम महाकाव्य साहित्य को भी ले सकते हैं, खंड काव्य साहित्य को ले सकते हैं अपने शोध के लिए।
और गीति काव्य को ले सकते हैं, नीति काव्य को ले सकते हैं, स्तोत्र काव्य को ले सकते हैं, गद्य काव्य साहित्य को ले सकते हैं, चंपू काव्य को ले सकते हैं, रूपक साहित्य को ले सकते हैं और कथा साहित्य को ले सकते हैं। महाकाव्य आप जानते ही हैं, खंड काव्य साहित्य में खंड काव्य जो होता है वह उसका लक्षण है खंड काव्यम भवेत काव्य सेकदेशानुसारी च। काव्य के किसी एक अंश पर जो काव्य लिखा जाता है उसे हम खंड काव्य कहते हैं, जैसे ऋतु संहार है या मेघदूत है। तो इनको आधार बना करके भी हम अपना शोध कार्य कर सकते हैं। ऐसे ही गीति काव्य हैं। गीति काव्य में गीति काव्य भी बहुत सारी हैं, बहुत सारे हैं। उनको हम आधार श्रृंगार मूलक गीत हैं। ये मेघदूत को गीत काव्य भी कहते हैं। गाथा सप्तशती है, उसको भी आधार बना करके भी हम काम कर सकते हैं। ऐसे ही नीति काव्य हम देखते हैं, नीति शतकम है, वैराग्य शतकम है, इनको भी आधार बना करके हम अपना कार्य कर सकते हैं। महाकवि कालिदास ने एक बात कही, स्तोत्रम कस्य न तुष्टये, स्तोत्र किसको तुष्ट नहीं कर सकते। तो स्तोत्र काव्यों की बहुत बड़ी परंपरा हमारे साथ हमारे संस्कृत साहित्य में विद्यमान है। जैसे शंकराचार्य जी के स्तोत्र हैं और बुद्ध कौशिक का राम रक्षा स्तोत्र है। और स्तोत्र साहित्य को लेकर के भी बहुत सारा काम संस्कृत में विद्यमान है। बहुत सारे इसमें अनुसंधान हुए हैं, लेकिन यह नहीं है कि अनुसंधान हो गए तो अब अनुसंधानों की संभावना नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारे विषय आते रहते हैं, बहुत सारे विचार आते रहते हैं कि हम नया शोध उसी ग्रंथ को लेकर के, उसी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही गद्य काव्य साहित्य आप सभी जानते ही हैं कि गद्य जो है छंद रहित रचना जो है गद्यों की, उसकी एक बहुत बड़ी परंपरा हमारे संस्कृत साहित्य में विद्यमान है। गद्यम कवीनाम निकषम वदन्ति, गद्य को कवियों की कसौटी भी माना जाता है। तो कादम्बरी है महाकवि बाणभट्ट की, और बहुत सारे ये गद्य काव्य हैं, उनको आधार बना करके हम शोध कार्य कर सकते हैं। चंपू काव्यों को, नल चंपू है या और कोई बहुत सारे चंपू हैं, उन चंपू ग्रंथों को आधार बना करके भी हम शोध कार्य कर सकते हैं। रूपक जो है, तद्रूपा रूपात् रूपकम, ऐसा विश्वनाथ कविराज कहते हैं। तो उस आधार पर नाटक रूपक के 10 भेद उन्होंने गिनाए हैं। नाटकम अथ प्रकरणम भाण व्यायोग समवकार डिमाह इहा मृगांक वीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दश। और ऐसे ही उपरूपक गिनाए हैं उन्होंने, नाटिका षट्कम गोष्ठी, नाटिका षट्कम, वहीं पर प्रकरणम, उसी के बाद ये कारिका आती है। तो इन किसी एक टॉपिक को हम नाटक को लेकर के, केवल प्रकरण को लेकर के, केवल भाण को लेकर के, केवल व्यायोग को लेकर के हम अपने शोध का शीर्षक चुन सकते हैं और अपना शोध कार्य कर सकते हैं। ऐसे ही कथा साहित्य है। कथा साहित्य के अंतर्गत नीति कथाएं आती हैं और लोक कथाएं आती हैं। लोक कथाएं जैसे बृहत कथा है, बृहत कथा मंजरी है, कथा सरित सागर है। नीति कथाओं में पंचतंत्र है, हितोपदेश है, जातक माला है। इन सभी को आधार बना करके हम अपना शोध कार्य संपन्न कर सकते हैं। आगे स्लाइड बढ़ा दीजिए। अब एक शोध चयन करने के लिए एक क्षेत्र है काव्य शास्त्र। तो काव्य शास्त्र के संस्कृत साहित्य में मुख्य रूप से 6 प्रस्थान हैं। इसमें पहला प्रस्थान रस प्रस्थान है, दूसरा अलंकार प्रस्थान है, तीसरा रीति प्रस्थान है, चौथा ध्वनि प्रस्थान है, अगला वक्रोक्ति प्रस्थान है और औचित्य प्रस्थान है। अब इनके अगर हम ग्रंथों को देखेंगे, रस प्रस्थान के या अलंकार प्रस्थान के, तो बहुत सारे इनमें ग्रंथ हैं और उन ग्रंथों को आधार बना करके बहुत सारे शोध कार्य हो भी चुके हैं। लेकिन टीकाएं लिखी जा रही हैं, टिप्पणियां लिखी जा रही हैं और इन ग्रंथों का नए नए तरीके से अध्ययन भी हो रहा है। रस प्रस्थान पर अगर बात करें तो अभी जो त्रिपाठी जी हैं वहाँ ये केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, वो बहुत सारा काम कर रहे हैं और अभी भी वो लगातार इसमें लगे हुए हैं। ऐसे ही रेवा प्रसाद द्विवेदी जी हैं या अभिराज राजेंद्र मिश्र जी हैं। ये लोग बहुत सारे विद्वान जो संस्कृत के हैं, ये इन सभी प्रस्थानों में अभी भी नया कार्य कर रहे हैं, नया अनुसंधान कर रहे हैं। तो उन्हीं का अनुकरण करते हुए
हम भी अपना विषय इन किसी भी प्रस्थान से चुन सकते हैं। आगे बढ़ा दीजिए स्लाइड। तो ऐसे ही एक क्षेत्र है जो दर्शन शास्त्र का क्षेत्र है। प्रायः यह मैंने अनुभव किया कि कुमाऊं विश्वविद्यालय में इस तरह के अध्ययन नहीं हुए, दर्शन शास्त्र को लेकर के अध्ययन नहीं हुए हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय में जो नैनीताल में क्योंकि अभी तो ये अल्मोड़ा तो अभी शुरू कर रहा है, कुमाऊं विश्वविद्यालय में जब हमने अपने पीएचडी के दौरान शोध सर्वेक्षण किया था तो यह देखा कि यहाँ अधिकांश जो अध्ययन हुए हैं वह काव्य शास्त्रीय हुए हैं, भाषा शास्त्रीय अध्ययन भी कम हुए हैं और दर्शन शास्त्र के आलोक में भी अध्ययन कम हुए हैं। तो हम अपना विषय यहाँ से भी चुन सकते हैं। दर्शनों में अगर हम देखेंगे तो सामान्य रूप से दो क्षेत्र हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन में जो आप सब जानते ही हैं कि जो श्रुति और श्रुतियों को प्रमाण नहीं मानते उनको हम नास्तिक दर्शन कहते हैं, और श्रुतियों को प्रमाण मान करके जो दर्शन आगे बढ़ते हैं उसको आस्तिक दर्शन कहते हैं। एक अवधारणा यह चली है जो गलत है कि नास्तिक दर्शन वह है जो ईश्वर को नहीं मानता। यह गलत अवधारणा है। जबकि हम सांख्य दर्शन को देखते हैं तो सांख्य दर्शन में भी ईश्वर नहीं है, फिर भी वह आस्तिक दर्शन है। नहीं तो वो नास्तिक दर्शन होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी ईश्वर नहीं है, वो तो प्रकृति और पुरुष को मानता है। इसलिए इसका लक्षण यह विद्वान लोग करते हैं जो अधिक प्रसिद्ध है कि श्रुतियों को प्रमाण जो दर्शन नास्तिको वेद निंदकः, नास्तिको वेद निंदकः, ये भी चलता है कि वेद की जो निंदा करता है या वेद को प्रमाण नहीं मानता, श्रुति को प्रमाण नहीं मानता, उसको हम नास्तिक कह देते हैं। और जो श्रुति को प्रमाण मान करके आगे बढ़ता है वो आस्तिक है। तो चारवाक, जैन और बौद्ध ये तीनों नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं, और सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत ये आस्तिक दर्शन के विषय हैं। अब इनमें बहुत सारे ग्रंथ हैं, हम सांख्य को ही लेंगे, इनमें अभी भी बहुत सारे अध्ययन हो रहे हैं, बौद्ध दर्शन को लेकर के, जैन दर्शन को लेकर के, चारवाक दर्शन को लेकर के। इनमें इनकी जो मुख्य ग्रंथ हैं, उनके जो भाष्य हैं, उनकी जो टीकाएं हैं, उनके जो आचार्य हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, उनका जो तत्व मीमांसा है, उनकी ज्ञान मीमांसा है, प्रमाण मीमांसा है, इनको विषय छोटे छोटे विषय बना करके बहुत सारे शोध हो रहे हैं। और जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हैं उनमें यह जैन दर्शन विभाग और बौद्ध दर्शन विभाग तो होता ही है, और ये सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अपने अध्ययन को कर रहे हैं। अब सांख्य को अगर हम देखेंगे तो सांख्य कारिका में गौड़पाद कारिका है, या दूसरी कारिकाएं हैं, दूसरे भाष्य हैं, टीकाएं हैं, इनके सूत्र हैं, इसको लेकर के भी अध्ययन बहुत सारा हम कर सकते हैं। योग शास्त्र में तो आप देखते ही हैं कि जो पातंजल योग सूत्र है, या ये पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार है, वहाँ बहुत सारा योग हो रहा है। यदि हम यह मानते कि योग में अब संभावनाएं नहीं है तो वो कैसे कर रहे हैं। तो इसलिए हम भी इसमें कोई नया विषय ढूंढ करके, नई अवधारणा को ढूंढ करके नए तरीके से कुछ नया करने का काम करेंगे और अपना शोध विषय यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही न्याय शास्त्र जो है यह कठिन विषय माना जाता है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें तो बताया भी गया है कि हम कैसे शोध करें। जैसे पर्वतो वह्निमान धूमवत्, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जो पंचवाक्य हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, उसके आधार पर न्याय दर्शन में यह बताया भी जाता है कि हम शोध को कैसे करें। ऐसे ही वैशेषिक दर्शन है, मीमांसा दर्शन है और वेदांत दर्शन है। वेदांत दर्शन के भी बहुत सारे भाग हैं, जैसे अद्वैत वेदांत है, विशिष्टाद्वैत वेदांत है, द्वैताद्वैत वेदांत है, शुद्धाद्वैत वेदांत है, इत्यादि वेदांत के बहुत सारे भाग हैं जिनमें शोध कार्य असीम हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। किसी हम टॉपिक बदल देते हैं, अवधारणा को बदल देते हैं, या शीर्षक को बदल देते हैं, या उसके चैप्टर जो पाठ अध्याय हैं उनको बदल देते हैं, तो नया शोध हो जाता है। स्लाइड आगे बढ़ा दीजिए सर। और इसी प्रकार एक शोध का क्षेत्र है आयुर्वेद, इसके अंतर्गत भी हम शोध
अपना चयन कर सकते हैं। धर्मशास्त्र के अंतर्गत हम धर्मशास्त्र के अंतर्गत बहुत सारे शोध हुए हैं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृतियों पर, राजधर्म पर, या वहाँ जो अधिकार हैं उनको लेकर के, या वहाँ समाज को लेकर के बहुत सारे काम हुए हैं। ऐसे ही राजशास्त्र जो अर्थशास्त्र जिसको हम कहते हैं, इसको भी लेकर के बहुत सारे काम हुए हैं। कोश ग्रंथों को लेकर के भी हम काम कर सकते हैं, जैसे कल्पद्रुम है, वाचस्पत्यम है, मेदिनी शब्दकोश है। इन शब्दकोशों की संरचना, इन शब्दकोशों में शब्दों की व्याख्या, या इन शब्दकोशों और एक शब्दकोश का दूसरे शब्दकोश के साथ तुलना, या एक दो या जो कोश हैं उन कोशों की समालोचना का कार्य भी हम कर सकते हैं। ऐसे ही पांडुलिपियों का काम करना कठिन माना जाता है, क्योंकि पांडुलिपियों के लिए एक तो इधर उधर बहुत घूमना पड़ता है, पांडुलिपियों का संग्रह करना पड़ता है। लेकिन पांडुलिपि बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे हम संस्कृत के लोग जानते हैं कि 1900 से पहले महाकवि भास की केवल एक रचना हमारे सामने थी, स्वप्नवासव दत्तम। एक विद्वान हुए टी गणपति शास्त्री, जिन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम संग्रहालय में एक उनको गट्ठर पोटली मिली, और उन पोटली का उन्होंने कई वर्षों तक अध्ययन किया, और यह अनुसंधान किया कि यह जो नाटक हैं उनकी समानता महाकवि भास के स्वप्नवासव दत्तम नाटक से मिलती है। उस आधार पर उन्होंने यह सिद्ध किया कि महाकवि भास का केवल एक नाटक नहीं बल्कि 13 नाटक हैं। तो वो किसके द्वारा संभव हो पाया? पांडुलिपि से संभव हो पाया। तो पांडुलिपियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। रामायण का पाठालोचन हो या क्रिटिकल एडिशन तैयार करना हो, या महाभारत का क्रिटिकल एडिशन तैयार करना हो, या वाक्यपदीयम का क्रिटिकल एडिशन तैयार करना हो, महाभाष्य का, या मैक्स मुलर ने जो ऋग्वेद का क्रिटिकल एडिशन तैयार किया, अशोक अकलूचकर जी ने वाक्यपदीयम का क्रिटिकल एडिशन तैयार किया है, कील हॉर्न ने महाभाष्य का क्रिटिकल एडिशन तैयार किया। तो ये जो क्रिटिकल एडिशन तैयार किए गए, इनमें पांडुलिपियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पांडुलिपियों के बिना यह कार्य संभव ही नहीं हो सकता था। तो पांडुलिपियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन पांडुलिपियों के ये बहुत सारे संस्थान भी हैं जो पांडुलिपियों के संग्रहण और संवर्धन का काम कर रही हैं, उनको प्रिंट फॉर्म में लाने का काम भी कर रहे हैं, और कई विद्वान हैं जो केवल पांडुलिपियों का ही अध्ययन कर रहे हैं। तो पांडुलिपि को भी हम छोटी पांडुलिपि को आधार बना करके, क्योंकि पीएचडी जो होती है उसके लिए हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल का ही समय होता है, और 3-4 साल में हमको और काम भी, नौकरी इत्यादि की तैयारी भी करनी होती है। तो इसलिए कोई छोटी पांडुलिपि को लेकर के भी हम अपना शोध कार्य कर सकते हैं। ऐसे ही एक नया विषय जो आया है वह है संस्कृत पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन। आज कई ऐसे शोध हुए हैं, मिलते हैं सर्वेक्षण के दौरान, जिनका विषय संस्कृत की पत्र पत्रिकाएं हैं। जैसे पत्रिकाएं आप जानते हैं, संभाषण संदेश है, संस्कृत वार्ता है, या एक खाली वार्ता नाम से आता है। ऐसे बहुत सारे संस्कृत की पत्रिकाएं प्रति माह और या 15 दिन में पाक्षिकी पत्रिकाएं आती हैं। उन पत्रिकाओं का विषय, उन पत्रिकाओं की पृष्ठभूमि, उन पत्रिकाओं में वर्ण विषय इत्यादि को आधार बना करके भी जो शोधार्थी हैं वो शोध कार्य करते हैं। और इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय में एक शोध जब हम शोध करते थे तो उस दौरान भी कोई हमारे मित्र थे, वो संस्कृत पत्र पत्रिकाओं पर शोध कार्य कर रहे थे। ऐसे ही आधुनिक कवि और उनके काव्य, अभी शुरुआत में मैंने यह एक बात कही थी कि ऋग्वेद से लेकर के आज तक संस्कृत की जो गति है वो प्रवाहमान है, चल रही है। ऐसा नहीं है कि संस्कृत में लिखन काम बंद हो गया, या संस्कृत में पद्य रचना नहीं हो रही है, गद्य रचना नहीं हो रही है, नाटक नहीं लिखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जबकि आज भी संस्कृत में नाटकों का लेखन हो रहा है। हम अगर अपने पड़ोसी जनपद चंपावत को देखें तो वहाँ एक विद्वान है डॉक्टर कीर्तिवल्लभ शक्टा जी, और कीर्तिवल्लभ शक्टा जो हैं वो रिटायरमेंट प्रधानाचार्य हैं, और अभी भी वो संस्कृत में कई नाटक लिख रहे हैं। उन्होंने रंगवीथी और
गोरल महाकाव्य इत्यादि महाकाव्य भी लिखे हैं और नाटक भी लिखे हैं और संस्कृत में लिखे हैं। उनको अभी परसों साहित्य गौरव सम्मान लखनऊ में भी प्राप्त हुआ। ऐसे ही जो कल दिवंगत हुए संस्कृत के पद्मश्री रमाकांत शुक्ल जी, उनका भांति में भारतम या सर्व शुक्ला इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ हैं जो आज भी लिखे जा रहे हैं। तो आधुनिक ऐसे बहुत सारे कवि हैं आधुनिक जिनको आधार बना करके हम अपना शोध कार्य चुन सकते हैं। ऐसे ही यहाँ नैनीताल में एक विद्वान हैं प्रोफेसर हरिनारायण दीक्षित जी, उनके एक नाटक को वो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया, तो उसको आधार बना करके भी हम अपना शोध कर सकते हैं। या हरिद्वार में एक विद्वान है निरंजन मिश्र जी, जो जिनके महाकाव्य, जिन्होंने महाकाव्य भी लेखन करते हैं, नाटक भी लिखते हैं, तो उनको आधार बना करके भी हम काम कर सकते हैं। ऐसे ही एक आजकल जो एकदम सद्य उपस्थित होकर आया है, जिसमें शायद अभी शोध कार्य शुरू हो ही रहे हैं, वह विषय है नई शिक्षा नीति 2020। तो नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में हम संस्कृत की क्या स्थिति है, नई शिक्षा नीति में संस्कृत के लिए क्या क्या संभावनाएं हैं, नई शिक्षा नीति में संस्कृत को किस दृष्टिकोण से देखा गया है, उसको आधार बना करके भी हम अपना शोध कार्य कर सकते हैं। यह विषय हिंदी साहित्य में जो काम कर रहे हैं या और सामाजिक विज्ञान में या राजनीति विज्ञान में या अर्थशास्त्र में या भूगोल में या इतिहास में जो हमारे शोधार्थी साथी काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण विषय है। मैं एक आपका ध्यान इसमें आकृष्ट करना चाहता हूं कि अभी एक दिल्ली विश्वविद्यालय से एक शोध कार्य हो रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में एक शोध कार्य हो रहा है, उसका शीर्षक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में उत्तराखंड के संस्कृत महाविद्यालयों में शिक्षा के अवसरों की समानता, पहुंच और शैक्षणिक गुणवत्ता का समालोचनात्मक अध्ययन। यह शोध का पीएचडी के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि यह एक वहाँ डिपार्टमेंट के कोई प्रोफेसर हैं, वह एक स्वतंत्र अध्ययन कर रहे हैं। और यह मुझे तब पता चला क्योंकि मैंने इसका विज्ञापन देखा था। उन्होंने 2 शोधार्थियों की मांग की है कि जो मेरे साथ इसमें काम करेंगे, रिसर्च में मेरा हाथ बढ़ाएंगे, और उनको वो पर मंथ 16,000 रुपये और एक को 15,000 रुपये की धनराशि भी देंगे। यह प्रोजेक्ट वर्क है। तो इस प्रकार हम भी नई शिक्षा नीति को लेकर के कुछ नया कार्य कर सकते हैं। और नई शिक्षा नीति 2020 के आने से अभी हमारे नए शोधार्थी हैं, उनके लिए शोध की जो विषय हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। उनको ज्यादा नहीं सोचना है, इसको लेकर के वो शोध कार्य कर सकते हैं। सर प्लीज आगे बढ़ाइए। अब ये तो हमने अपना शोध का क्षेत्र कहा। अब आप सभी सुधी विद्वान जन हैं और जानते हैं कि संस्कृत इतना ही नहीं है। संस्कृत में आगम शास्त्र है, निगम शास्त्र है, बहुत सारे और भी व्यापक क्षेत्र हैं जो 1 घंटे के अंतर्गत जिनको समाहित करना दुष्कर होता है। तथापि केवल एक कुछ अंशों को दिखाने के लिए मैंने आपके सामने कुछ विषयों को छूने का प्रयास किया है। प्रिय मित्रों, जब हम शोध कार्य प्रारंभ कर रहे थे तो हमको वहाँ प्रोफेसर मदन मोहन अग्रवाल जी या प्रोफेसर सत्यमूर्ति या डॉक्टर बलराम शुक्ल जी जब पीएचडी कोर्स वर्क कराते थे तो वह बताते थे कि एक शोधार्थी को सबसे पहले कार्ड बनाना आना चाहिए शोध के लिए। लेकिन यह एक पुरानी बात हो गई। आज तो हमारे पास डिजिटल उपकरण है, हमारे पास अच्छे फोन है, तो अगर हम कार्ड बनाना न जान करके अपनी फोटो खींच लें तो वो भी चल सकता है। लेकिन कार्ड बनाना एक पद्धति रही है जिसका मैं एक सामान्य सा आपके सामने प्रस्तुतिकरण करता हूँ। कार्ड जो होते थे पहले हमको सिखाया गया था और हमने ये बनाए भी थे। कार्ड 3 तरह के बनाए जाते हैं। एक ये किसी यूनिवर्सिटी के आसपास जो स्टेशनरी होती है वहां अगर आप कहेंगे कि हमको रिसर्च के लिए कार्ड दे दीजिए तो वो 3 तरह के कार्ड का एक पैकेट आपको देगा। उसमें एक छोटे साइज का होता है, एक मझला साइज का होता है, एक बड़ा साइज का होता है। तो सबसे जो छोटे साइज के हमारे पास कार्ड होते हैं उसमें हम केवल संदर्भ ग्रंथ सूची बनाते हैं। मतलब हम जैसे अब मैं शोध काम कर रहा हूँ शोभन सिंह जिना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में।
अब मैं शोध सर्वेक्षण के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गया। अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जाऊंगा तो वहां मैं लगभग 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 माह 2 माह ही रह पाऊंगा, क्योंकि मेरा तो यहाँ है रहना। तो मैंने वहां जो जो मेरे लिए उपयोगी ग्रंथ रहे उनकी मैंने एक संदर्भ ग्रंथ सूची एक प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग बनाई। संदर्भ ग्रंथ सूची बनाना एक अलग विषय है, जिसका तरीका बहुत आना चाहिए संदर्भ ग्रंथ सूचियों में, कि हम जो मूल ग्रंथ हैं, सहायक ग्रंथ हैं, शोध ग्रंथ हैं, और इन ग्रंथों को लिखने के उसमें तरीके होते हैं, वो आपको जिस दिन कोई बताएगा वो कार्ड यानी कि संदर्भ ग्रंथ सूची बनाना जब टॉपिक आएगा तो वो कोई विद्वान साथी इसमें बताएंगे। तो छोटे कार्ड बनाने में हमने केवल संदर्भ ग्रंथ सूची ली, और जो मजला कार्ड है उसमें हम लेते थे अपना अध्याय, कि हमारा किस अध्याय की विषय वस्तु इस ग्रंथ से जुड़ रही है, उसको हम वहां लिखते थे। और सबसे बड़े कार्ड में जो विषय वस्तु हमें वहां मिली उसको हम संदर्भ सहित पूरा उतारते थे, कि इस ग्रंथ के या इस शोध के इस पृष्ठ में यह शोध हमको मिला है जो हमारे इससे संदर्भित है। ऐसे कलेक्ट करके हम लगभग 200-300 कार्ड बना लेते थे। जब कार्ड हमारे पूरे बन गए तो अब हम शोध लिखना शुरू कर रहे हैं, तो उस समय हम उनका अध्ययन करते थे और उनको वहां संदर्भ सहित लिखते थे। तो इसलिए कार्ड बनाना हमारे शोध के लिए उपयोगी होता था। लेकिन आज हमारे पास फोन है या कैमरा है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं और सरल काम, कि संदर्भ को याद करते हुए उस पेज की फोटो ले ली और उस पुस्तक के आगे पीछे लेखक और संस्करण की फोटो ले ली। दूसरा है, एक शोधार्थी को एक अच्छे शोध के लिए शोध सर्वेक्षण करना आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मेहनत शुरू कर दी और पूरी लाइब्रेरी हमने छान दी, तो ऐसे करते करते हमको 10 साल लग गए और हमारे शोध की सर्वेक्षण ही पूरा नहीं हो पाया। यह चतुरता नहीं है, बल्कि हमें शोध सर्वेक्षण में यह ध्यान देना होगा कि हमारा जो शोध का क्षेत्र है वह कहाँ है, और उससे संबंधित कौन कौन से संस्थान हैं, कौन कौन से विभाग हैं, जिन विभागों में इस तरह के इन विषयों से हमारे विषय से जुड़े हुए शोध कार्य हुए हैं। उन्हीं शोध कार्यों को आपने देखना है और उसका सर्वेक्षण करना है। कि इसमें सर्वेक्षण का मतलब केवल ये नहीं होता है कि उस किताब को उस शोध को लिख लिया, या किताब का नाम लिख लिया, लेखक का नाम लिख लिया, प्रकाशन वर्ष लिख लिया ना। उस शोध में क्या तथ्य है, क्या विषय वस्तु है, क्या उपस्थापना लेखक ने की है, उसको हमको एक संक्षेप में लिखना होता है। उसी को हम शोध सर्वेक्षण भी कहते हैं। शोध सर्वेक्षण का एक पेपर भी होता है। आगे आया शोध पत्र लेखन। शोध पत्र लेखन, रिसर्च पेपर को लिखना एक बहुत बड़ी कला है। आपको कम शब्दों में और कम पृष्ठों में एक सटीक बात और प्रामाणिक बात आपको कहनी होती है। शोध पत्र लेखन, एक अच्छा शोध पत्र जो माना जाता है वह 5 से 8 पृष्ठों का माना जाता है, लेकिन उसमें पाद टिप्पणी भी होनी चाहिए, संदर्भ ग्रंथ भी होने चाहिए, और मुख्य भाग भी होना चाहिए, मध्य भाग भी होना चाहिए, निष्कर्ष भी होना चाहिए, और उपसंहार भी होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आपने शोध नया किया है। अब आपने एक पुराने तरीकों को उठा करके कोई एक सामान्य सी कथा जैसी लिख दी, तो वह शोध पत्र नहीं कहलाता है। इसलिए इसके लिए मैं सभी अपने विद्वान जो शोध करने वाले साथी हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो भारत की प्रसिद्ध शोध पत्रिकाएं हैं, उन शोध पत्रिकाओं में कुछ शोध पत्रों को देखिए, किसी अच्छे विद्वान के शोध पत्र को पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि इस विद्वान ने शोध पत्र की जो रूपरेखा लिखी है वो किस प्रकार की है और कितना इन्होंने अच्छे तरीके से लिखा है। इसमें पाद टिप्पणियां कैसी लिखी हैं, पाद टिप्पणियां क्या क्रिटिकल एडिशन वाले संस्करण से दी हैं, नहीं दी हैं, क्या इनकी पाद टिप्पणियां इनके कथ्य को, इनकी बात को पुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं। इन बातों को भी हमको ध्यान देना होता है। और एक शोध पत्र मैं अपने साथियों से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि शोध पत्र लिखने में जल्दबाजी ना करें, बल्कि शोध पत्र में समय पूर्ण दें। हो सकता है एक शोध पत्र लिखने में आपको शुरुआत में 6 महीने लग जाएं, तो लगने दीजिए, लेकिन शोध पत्र अच्छा लिखिए। जब आप शोध पत्र अच्छा लिखेंगे तो
आपकी आपकी दृष्टिकोण बढ़ेगा, आपका लेखन शक्ति बढ़ेगी, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी और समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी कि आपको अच्छा लिखना आ रहा है। आपने जल्दबाजी में 15 दिन में एक शोध पर रिसर्च पेपर दे दिया और उस रिसर्च पेपर की कोई वैल्यू नहीं, कोई छपाई नहीं, किसी ने स्वीकार ही नहीं किया, कोई पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लिया, तो वह काम नहीं होता है। इसलिए शोध पत्र लिखना बहुत जरूरी है। और एक बात मैं यहाँ पर अपने विद्वान साथियों से यह भी कहना चाहता हूँ कि आप जब अपना जो विषय चयन करेंगे उसमें जो अध्याय विभाजन करेंगे, जैसे मान लिया आपने कोई अपना टॉपिक लिया, विषय लिया और उसमें 5 अध्याय बनाए, तो उन 5 अध्यायों को बनाने के बाद प्रत्येक अध्याय को आधार बना करके 5 शोध पत्र लिखिए। जब आप शोध पत्र लिखेंगे तो समझ लीजिए कि आपका आधा अध्याय तैयार हो गया और शोध पत्र प्रकाशित हो गए, तो उसी शोध पत्र को विस्तार के साथ जब आप लिखेंगे तो आपका अध्याय भी तैयार हो जाएगा। एक शोध पत्र मान लिया आपने 8 पृष्ठ का लिखा, एक अध्याय मुश्किल से 25-30 पृष्ठ का होता है, तो आपने अगर पूरी सामग्री को अच्छे से उसमें व्यक्त कर दिया और उसके बाद उसी का विस्तार किया तो वह आपके लिए शोध काम करने में सुकर होगा। तो इसलिए शोध पत्र लेखन बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि आज जो शोध प्रमाणिक माना जाता है, वह शोध कार्य तभी प्रमाणिक माना जाता है कि आपने अपने शोध से संबंधित 2 शोध पत्र पढ़े होने चाहिए किसी अच्छे सम्मेलन में, और उसके सर्टिफिकेट भी आपके पास होने चाहिए, और साथ में वह 2 शोध पत्र प्रकाशित भी होने चाहिए। जब आप अपना थीसिस जमा करने जाएंगे तो थीसिस जमा करने से पूर्व वो आपसे कहेंगे कि आप अपने 2 शोध पत्र भी जमा कीजिए। तो इसलिए शोध पत्र लेखन बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है वर्कशॉप में प्रतिभाग। हम देखते ही हैं कि आजकल तो ऑनलाइन वर्कशॉप बहुत हो रहे हैं, तो इसलिए ऑनलाइन वर्कशॉप में आप प्रतिभाग करेंगे, विद्वानों को सुनेंगे, तो उससे हमारी जो दृष्टिकोण है वह बढ़ेगा और विषय के प्रति गंभीरता बढ़ेगी। इसलिए वर्कशॉप में प्रतिभाग भी करना चाहिए। और अध्याय विभाजन, किसी भी शोध आज जब किसी अपनी शोध प्रबंध को लेकर के कहीं जाएंगे तो सबसे पहले जो विद्वान आपके शोध प्रबंध को देखेगा वह आपकी केवल अध्याय विभाजन को देखेगा। अध्याय विभाजन से वह अनुमान लगा लेता है कि आपका शोध किस कोटि का है, कितना श्रेष्ठ है, इसकी क्या वैल्यू होगी। इसलिए अध्याय विभाजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे ही एक विषयानुक्रमणिका बनाना, यह भी आपको सभी शोधार्थियों को आना चाहिए, और धीरे धीरे आप अगर बनाते रहेंगे, 2-4 शोध प्रबंधों को देखेंगे तो आपको विषयानुक्रमणिका बनाना आ जाएगा। ऐसे ही संदर्भ ग्रंथ सूची बनाना। प्रायः यह देखा जाता है कि शोधार्थी क्या करते हैं, पुराने शोध ग्रंथों को उठाते हैं और उनसे जो किताबें लिखी होती हैं उन्हीं किताबों को लिख देते हैं, और बाद में पता चलता है कि उस किताब का हमारे शोध से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऐसे ग्रंथों को लिख करके कोई फायदा नहीं है। तो संदर्भ ग्रंथ सूची महत्वपूर्ण होती है। और जब आपकी थीसिस शोध कहीं बाहर जाता है चेक करने के लिए, तो जो चेक करते हैं वो सबसे पहले अध्याय विभाजन और उसके बाद संदर्भ ग्रंथ सूची को चेक करते हैं। वो देखते हैं कि आपने किन किन ग्रंथों का यहाँ, किन किन संदर्भों का यहाँ उल्लेख किया है। यदि आपके संदर्भ अच्छे होंगे तो आपकी बात प्रमाणिक होगी, पुष्टि भी करेगी और बल भी प्रदान करेगी। इसलिए संदर्भ ग्रंथ सूची को बनाना बहुत जरूरी है और वह हमको आना चाहिए। अगला है फुटनोट संदर्भ। किसी भी हम बात को ऊपर लिख रहे हैं तो हमको वह बात अपनी फुटनोट से पुष्ट करनी चाहिए, प्रमाणित करनी चाहिए। लेकिन फुटनोट इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि हमारी बात छोटी हो जाए और फुटनोट बड़ा हो जाए। इसलिए फुटनोट को लिखते समय बहुत ध्यान देना है कि फुटनोट का आकार भी सही रहे और हमारी बात भी हो जाए और हमारी बात को प्रमाण भी मिल जाए और वह अच्छा भी लगे। इसलिए फुटनोट लिखना भी एक कला है। और एक सबसे महत्वपूर्ण काम है, संस्कृत और हिंदी वाले शोधार्थियों से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपनी थीसिस को, अपने शोध पत्र को स्वयं टंकण करें, स्वयं टाइप करें। अक्सर यह देखा जाता है, हमने भी यह समस्या झेली कि जब शुरू में हमने अपनी सिनॉप्सिस प्रेजेंट की तो उसमें इतनी गलतियां गुरुजनों ने निकाल दी कि हमको बहुत कष्ट हुआ। उसका कारण हम नहीं थे, हम तो जानते थे कि लिखते कैसे हैं, बल्कि जिस टाइपिस्ट को हमने दिया वह संस्कृत नहीं जानता है।
उसने जो उसको समझ में आया वो टाइप कर दिया, और हमने जब उसका प्रूफ रीडिंग की तो वो हमको बहुत ज्यादा आई भी समझ में, तो वहां गया उन्होंने डांटना या उसको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। इसलिए मैं अपने विद्वान साथियों से यह निवेदन करूंगा कि वह खुद से 2-4 महीने लगेंगे, आप लैपटॉप खरीद लीजिए, या ये आजकल तो फोन में भी टाइपिंग होती है, उसमें टंकण यानी कि टाइपिंग स्वयं से कीजिए, जिसमें आपके जो त्रुटियां हैं, आपकी जो लेखन संबंधी या वर्तनी संबंधी त्रुटियां हैं, उनकी संभावनाएं बहुत कम रहेगी और आपके शोध को अच्छा माना जाएगा। इसके साथ साथ संस्कृत में जो शोध कार्य कर रहे हैं उनके लिए कुछ बातें और भी हैं कि जैसे उनको हम जो भी शोध कार्य कर रहे हैं उनको संस्कृत साहित्य के इतिहास का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, संस्कृत भाषा को लिखने, पढ़ने और समझने का अभ्यास भी होना चाहिए, संस्कृत के प्रमुख संस्थानों, विश्वविद्यालयों, विभागों, अकादमियों की जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको तभी तो सामग्री मिलेगी, शोध सामग्री तभी मिलेगी जब हम किसी संस्थान में जाएंगे, विश्वविद्यालय में जाएंगे, विभाग में जाएंगे, अकादमी में जाएंगे। अब हमारे आसपास भी बहुत सारे हैं ऐसे शोध जहां हम अपने शोध का काम कर सकते हैं। जैसे हम अल्मोड़ा में अगर पढ़ रहे हैं तो यहीं जो सेंट्रल पुस्तकालय, केंद्रीय पुस्तकालय होगा, उसमें भी बहुत सारी सामग्री मिलेगी। नैनीताल के पुस्तकालय में मैं गया हूँ, वहाँ बहुत सारी सामग्री है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे शोध ग्रंथ हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, अच्छी सामग्री है, अच्छे प्रमाणिक ग्रंथ हैं, तो वहाँ हमको जाना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई बहुत दूर नहीं जाना चाहता है, नजदीक जाना चाहता है, तो पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर है, उसकी लाइब्रेरी में भी पुराने ग्रंथ अच्छे मिल जाते हैं और कुछ शोध ग्रंथ भी जो पुराने हुए हैं, विद्वानों ने बुक फॉर्मेट पर आए हैं, वो वहाँ मिलते हैं। ऐसे ही आप अगर वहाँ हल्द्वानी में जो पीजी कॉलेज है वहाँ भी इसको आप देख सकते हैं। हो सकता है पिथौरागढ़ में, क्योंकि वह पुराना महाविद्यालय है, वहाँ भी इसके काम हो सकते हैं। और यह ऐसे ही हरिद्वार में पतंजलि योग विद्यापीठ है, या उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय है, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी है, या वहाँ जो गुरुकुल कांगली विश्वविद्यालय है, इन संस्थानों में भी जो नजदीक नजदीक है, या केंद्रीय विश्वविद्यालय गढ़वाल विश्वविद्यालय है, वहां जाकर के भी हम अपने शोध से संबंधित सामग्री को ढूंढ सकते हैं। और दिल्ली या बनारस, लखनऊ या दिल्ली अगर आप जाते हैं तो वहां आपको फायदा इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां संस्कृत के बहुत सारे संस्थान हैं, जैसे दिल्ली संस्कृत अकादमी है, भोगीलाल इंडोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में भी संस्कृत विभाग है, और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है जनकपुरी में, और लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है कटवरिया शराई नई दिल्ली में। तो इन संस्थानों में जा, और वहाँ विद्वान भी बहुत मिल जाएंगे, तो विद्वानों के पास जानकारी, जो लोग इन चीजों में रिसर्च में लगे होते हैं उनको अधिक जानकारी होती है कि किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ काम हो रहा है, इसलिए संस्थानों की जानकारी भी होनी चाहिए। ऐसे ही हमको संस्कृत के जो प्रमुख शोध ग्रंथ हैं, जैसे पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पतंजलिकालीन भारतवर्ष, इनका एक सरसरी निगाह से अध्ययन करना चाहिए। और संस्कृत साहित्य पर जो वर्तमान में या पुराने लोग काम कर रहे हैं उनको हमको जानकारी उनकी होनी चाहिए। जैसे प्रोफेसर पीबी काणे हैं जो भारत रत्न थे, उन्होंने धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा। जॉर्ज कार्डोना हैं जो आधुनिक पाणिनि के नाम से जाने जाते हैं। प्रोफेसर बसंत भट्ट हैं, ये महाकवि कालिदास पर बहुत सारा काम कर रहे हैं। प्रोफेसर रेवाधर द्विवेदी जी हैं, इन्होंने कालिदास ग्रंथावली भी निर्माण की है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में प्रोफेसर पुष्पा दीक्षित जी हैं जो पाणिनि व्याकरण को नए तरीके से सिखाने के लिए बहुत सारा काम कर रही हैं। और अगर हो सके तो आप वहाँ 1 महीने के वर्कशॉप में जाएंगे तो आपको पाणिनि व्याकरण बहुत कुछ समझ में आएगा। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में विराज राजेंद्र मिश्र जी हैं, और अभी कल ही वो दिवंगत हुए हैं। ये पद्मश्री रमाकांत शुक्ल जी हैं दिल्ली में, मैं उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। और हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारे विद्वान हैं, बलराम शुक्ल जी हैं, और भी बहुत सारे विद्वान लोग हैं जिनके सानिध्य में रह करके, जिनसे बातचीत करके हम शोध कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही संस्कृत की जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं उनको लगा लीजिए, उसमें हमको फायदा ये होता है कि हमको संस्कृत पढ़ना आ जाता है, संस्कृत समझना आ जाता है, और नए विषय कौन कौन से आजकल शोध कार्य हो रहे हैं उसके बारे में भी वो जानकारी हमको देते हैं। सब चीज आगे बढ़ा।
अब समय भी बहुत कम बचा है, शीघ्रता करता हूँ। अब मैंने एक यह तैयार करने की कोशिश की थी कि जो शोधार्थी हैं उनके लिए कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ हो सकते हैं। सबसे पहले एक तो संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्य का इतिहास एक तो हमारे पास होना चाहिए उमाशंकर ऋषि का, जो छोटा भी है और उसमें प्रमाणिक तथ्य भी है। और बड़े स्तर पर हम आचार्य बलदेव उपाध्याय जी का जो 15 वॉल्यूम में ये अकादमी लखनऊ से प्रकाशित है, उस संस्कृत अकादमी संस्थान अकादमी से, उसको भी हम ले सकते हैं। ऐसे ही उत्तराखंड के एक विद्वान हुए पद्मश्री कपिल देव द्विवेदी, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और वो काशी में रहते थे। उन्होंने रचना अनुवाद कौमुदी लिखी, बृहद रचना अनुवाद कौमुदी लिखी और भाषा विज्ञान भाषा शास्त्र लिखा, लघु सिद्धांत कौमुदी और व्याकरण लिखा है उन्होंने। तो उनकी किताबों को भी हम ले सकते हैं और उनकी किताबें बहुत प्रसिद्ध और बहुत प्रमाणिक मानी जाती हैं। ऐसे ही लघु सिद्धांत कौमुदी में जो सबसे अच्छी टीका है वह है वर्तमान में भैमी व्याख्या, जो 5 या 6 वॉल्यूम में उपलब्ध होती है। इसको लगभग 35 वर्ष या उससे भी अधिक समय में आचार्य भीमसेन शास्त्री जी ने लिखा था। बहुत वयोवृद्ध विद्वान थे और उनके बेटे दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भाटिया जी। तो वह किताब हम अपने पास रखेंगे तो अच्छा है, लेकिन वो जरा बड़ी भी है और महंगी भी है। तो उसके स्थान पर हम एक वो भी ले सकते हैं गोविंदाचार्य जी की, जो श्रीनिवास संस्कृत विद्यालय के फाउंडर हैं, गोविंद वल्लभ शर्मा जी गोविंदाचार्य जी की। उनकी किताब छोटी भी है और अच्छी भी है। ऐसे ही जो संस्कृत व्याकरण में सर्वे करना चाहते हैं उनके लिए रिसेंट रिसर्चेज इन पाणिनियन स्टडीज को हम ले सकते हैं। पाणिनी हिज वर्क एंड इट्स ट्रेडिशन, ये भी इन्हीं की है, जॉर्ज कार्डोना की, इसको हम ले सकते हैं। एक विद्वान हुए बनारस में, उनका नाम हुआ वासुदेव शरण अग्रवाल जी। वो बहुत काशी विश्वविद्यालय के शायद अध्यक्ष भी रहे हैं संस्कृत विभाग के। उन्होंने पाणिनिकालीन भारतवर्ष लिखा, पाणिनिकालीन भारतवर्ष। इस किताब को आप देखेंगे तो हमको पता चलता है कि रिसर्च कैसे किया जाता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है रिसर्च में। तो उन्होंने यह किताब लिखी है। ऐसे ही एक रमाशंकर भट्टाचार्य जी हैं, यह किताब बहुत कम मिलती है लेकिन पुराने पुस्तकालयों में मिल जाती है, व्याकरण शास्त्र का अनुशीलन। इसमें लगभग 20 से 25 निबंध उन्होंने व्याकरण शास्त्र पर आधारित लिखे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही भारतीय संस्कृत की कोई किताब ले लीजिए, लेकिन प्रीति प्रभा गोयल की किताब अच्छी लगी। ऐसे ही भारतीय दर्शन की किताब हमारे पास होनी चाहिए, जिससे हमको भारतीय दर्शन के जो तत्व मीमांसा है, नीति मीमांसा है और प्रमाण मीमांसा है, उसकी जानकारी मिलेगी। ऐसे ही संस्कृत साहित्य में राष्ट्रीय भावना, यह जो किताब है यह नैनीताल के जो प्रोफेसर हरिनारायण दीक्षित हैं उनके द्वारा डिलीट किया गया है। मैंने इसको इसलिए लिखा क्योंकि यह हमारे पास में ही नैनीताल है, तो वहां जाकर के हम देख सकते हैं। यह एक डिलीट का विषय है, संस्कृत साहित्य में राष्ट्रीय भावना। और इस पर 2017 या 18 में एक सेमिनार भी नैनीताल में संस्कृत विभाग ने की थी, जिसमें हमने भी प्रतिभाग लिया था। ऐसे ही हमको संस्कृत को पढ़ने के लिए नीति शतकम, पंचतंत्रम, हितोपदेश, 3 ये जो किताबें हैं इनका पारायण करते रहना चाहिए, जिससे कि हमको संस्कृत की शब्दावली, संस्कृत की वाक्य संरचना समझ में आएगी और संस्कृत की कथाएं समझ में आएंगी। और ये नीचे मैंने एक शोध प्रभा लिखी है। शोध प्रभा जो है यह एक वो है पत्रिका है शोध की, 3 महीने में एक बार निकलती है। यह लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली से आती है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण शोध प्रकाशित होते हैं। ऐसे ही प्रत्येक महीने एक पत्रिका आती है, संभाषण संदेश, ये बेंगलोर से आती है और डॉक्टर जनार्दन हेडगी इसके संपादक हैं। और वो छोटी छोटी कथाएं, छोटी छोटी कविताएं, छोटे छोटे संदेश और छोटी छोटी खबरें संस्कृत में प्रकाशित करते हैं, इससे मिलता है। अब हम अंतिम जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है उस पर बात करते हैं कि अभी वर्तमान में हमारे पास किन किन क्षेत्रों में शोध की संभावना है। तो पहला हमारा विषय हमने सोचा था आचार्य कीर्ति वल्लभ शक्ता के संस्कृत काव्यों का समीक्षात्मक अध्ययन। इसमें एक कोई भी अगर इसको लेना चाहता है तो एक बार चंपावत जाकर के उनसे पूछ ले कि क्या आपके कोई आपके ग्रंथों को आधार बना करके क्या कोई शोध कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है तो आप इस विषय को ले सकते हैं और सरल विषय रहे। और यदि कोई कर भी रहा है तो सारे ग्रंथों पे तो नहीं कर रहा होगा, उनके किसी एक पे लेके कर रहा होगा, तो आप किसी दूसरी किताब को लेके काम कर सकते हैं। ऐसे ही नैनीताल में जो आचार्य हरिनारायण दीक्षित हैं उनका संस्कृत साहित्य को अवदान लेकर के आप काम कर सकते हैं।
और मैं अभी बात कर रहा था कि क्षेत्र भ्रमण, अगर आप मान लिया बैठ के काम नहीं करना चाहते हैं, घूमना पसंद है, तो आप एक विषय ले सकते हैं पूर्वांचल के मंदिरों में शैव दर्शन का प्रभाव। तो पूरे कुमाऊं का भ्रमण कीजिए, वहाँ जो जो शैव मंदिर है, मंदिरों की जो शिल्प है या वहाँ का जो संरचना है, उसको आधार बना करके उसमें शैव दर्शन का प्रभाव ढूंढने का काम करेंगे। जैसे जागेश्वर धाम है, या ये द्वाराहाट में बहुत सारे मंदिर समूह हैं, या वहाँ चंपावत में हैं मंदिर बहुत सारे, तो उनको हम आधार बना करके भी ले सकते हैं। एक और विषय बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड की लोक संस्कृति एवं लोक कला में संस्कृत का प्रभाव। ऐसे ही हम एक नया विषय ये भी ले सकते हैं, उत्तराखंड के संस्कृत साहित्यकार एवं उनकी कृतियां। उत्तराखंड में बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं, हम ढूंढें अगर उनको, जैसे कपिल देव द्विवेदी भी यहीं के रहने वाले हैं, और ऐसे मैंने बीच में 4-5 कवियों के तो अभी नाम आपको गिनाए भी थे। ऐसे ही एक आज सुबह ही मेरी दिल्ली में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लाल बहादुर शास्त्री जो है, वहाँ के प्रोफेसर हैं डॉक्टर दयाल सिंह पंवार जी, जो पौड़ी गढ़वाल के हैं। उनसे बात हुई गुरुजी से, तो गुरुजी ने कहा कि मैं एक बच्चे को पीएचडी करा रहा हूँ, उसका शीर्षक मैंने दिया है पाणिनि व्याकरण भाषा का अध्ययन। तो मैंने चर्चा की, तो हम गढ़वाली भाषा का अध्ययन कर सकते हैं, तो कुमाऊनी का भी कर सकते हैं। तो इसलिए एक नया विषय है, अगर कोई पाणिनि व्याकरण को सामान्य रूप से भी जानता है तो वह विषय ले सकता है पाणिनि व्याकरण के आलोक में कुमाऊनी बोली का भाषा शास्त्रीय अध्ययन। और जो अभी चर्चा की थी कि नई शिक्षा नीति 2020 आई है, उसके आलोक में हम संस्कृत शिक्षा के संवर्धन की संभावनाएं और चुनौतियां इस विषय पर भी शोध कार्य कर सकते हैं। और एक और विषय बन सकता है कि जैसे कुमार संभवों में अस्तित्वरश्याम दिशि देवतात्मा और मेघदूतम में हिमालय का वर्णन, ऐसे ही केदारनाथ वो स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है, ऋग्वेद में वर्णन मिलता है उत्तराखंड का। तो संस्कृत वांग्मय में उल्लेखित उत्तराखंड के परिदृश्यों वर्णनों का अनुशीलन भी हम अपना शोध विषय ले सकते हैं। एक और जो उत्तराखंड के रहने वाले विद्वान हैं कपिल देव द्विवेदी जी, इन्होंने बहुत सारा काम किया है। इनके काम के लिए इनको भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया। तो पद्मश्री आचार्य कपिल देव द्विवेदी का संस्कृत साहित्य का अवदान, इस विषय पर भी हम शोध कार्य कर सकते हैं। आगे बढ़ा दीजिए। बस अब उपसंहार में मैं एक दो बातें यही कहना चाहता हूँ कि जो शोध है वह श्रमसाध्य है, परिश्रम बहुत करना पड़ता है और उसमें ध्यान लगाना पड़ता है। और विद्वान जो साथी हैं मेरे, मैं उनसे यह निवेदन करना चाहूँगा कि शोध विषय लेते समय यह मत कीजिएगा कि हम विश्व का सबसे अच्छा शोध करेंगे, हम विश्व का सबसे कठिन विषय लेंगे, ऐसा गलती मत कीजिएगा। क्योंकि शोध एक कम समय में अच्छा काम करना होता है, तो आपको एक व्यवहारिक, जो आपके भी उपयोगी हो, समाज के लिए भी उपयोगी हो, आगे की पीढ़ी के लिए भी उपयोगी हो, ऐसा विषय चयन कीजिए और सरल भी लीजिए और उसकी सामग्री भी हमको सरलता से मिल जाए, है ना, ऐसा विषय लीजिए। तो आपका शोध भी अच्छे से हो जाएगा, लेखन भी अच्छा हो जाएगा और आपको डिग्री भी मिल जाएगी और कष्ट भी कम होगा। अब आपने ले लिया विश्व की नदियों का वर्णन। अब विश्व की नदियों का वर्णन अगर शोध विषय ले लोगे तो पूरे जीवन भर करते रह जाओगे, लेकिन विश्व की नदियों का वर्णन खत्म नहीं होगा और शोध कार्य भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो छोटे से लीजिए, जैसे हमने ले लिया कुमाऊं की नदियों का वर्णन, भूगोल वाले मान लेते हैं, तो वो ऐसे इस प्रकार के विषय हम लेंगे। एक हमारे विद्वान अशोक कुमार जी ने शुरू में ही प्रश्न किया था, सर पहली बार